This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. I am Hassan Mahmood. Respected teachers, हम आज ग्रेड 3 के चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 2 समझने की कोशिश करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कि माई कल्चर माई प्राइड है, इसमें हमने SLOs को वन बाय वन डिस्कस किया था और थोड़ी सी हमने जर्नल टीचिंग और जर्नल टीचिंग टिप्स के हवाले से डिस्कशन की थी, जिसमें मैंने शेयर किया था कि जब भी हम किसी लेसन का आगाज़ करते हैं तो लेसन का आगाज़ हमेशा प्रिडिक्ट करवाने से करें कि जो भी तस्वीर दी गई है उस तस्वीर को बच्चों से कहें कि वो देखें और ख़ुद से लेसन के इवेंट्स के हवाले से कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। उनके आंसर्स को आप लें ताकि उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके। इसी के साथ साथ जो गेटिंग स्टार्टेड का हमारे पास हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो भी इसीलिए है कि हम बच्चों की अटेंशन को कैप्चर कर सकें। कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करता है, तो वो कम्युनिकेशन के जो टॉपिक्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करवाएं रोल प्ले के ज़रिए से, और उनको कोशिश करें कि वो दिए गए जुमले रवानी के साथ ना सिर्फ बोल सकें बल्कि उनको अंडरस्टैंड भी कर सकें। अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन के आगाज़ से पहले चंद बातें आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ कि रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग नहीं होनी चाहिए, रीडिंग फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन होनी चाहिए। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ये कि आप अब क्लास में आए, जस्ट पिक योर बुक, उसको खोल कर जस्ट स्टार्ट रीडिंग बाय ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरी मीनिंग, और साथ में जुमले को भी ट्रांसलेट कर दें। आपके पास ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उनको कुछ प्री रीडिंग, कुछ वाइल रीडिंग और कुछ पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजीज के ज़रिए से मुसलसल चेक भी करते रहें, और दूसरे नंबर पे उनकी कॉम्प्रीहेंशन बेहतर करने के लिए आप हर लफ्ज़ को ना सही लेकिन मेजर जितने भी जो टॉपिक्स हैं जो एक सेंटेंस बयान कर रहा है वो बच्चों के साथ डिटेल में डिस्कस करें। नो डाउट इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसके लिए सबसे आसान अमल ये है कि आप अपने लेसन को 4 या 5 दिन में डिवाइड कर लें। आप 2 या 4 लाइंस पढ़ाएं, लेकिन अच्छे तरीके से एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदाज में पढ़ाएं। उसमें दिए गए जो भी ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी वन बाय वन डिस्कस करें, उन तमाम अल्फाज के मीनिंग्स भी उनसे शेयर करें, और दूसरे नंबर पे उनको बामुहावरा तर्जुमा करने और करवाने की भी उनकी प्रैक्टिस करना। इस तरह बच्चों को इब्तदाई से सेंटेंसेस को पढ़ने और समझने की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये जो हमारा लेक्चर है यूनिट 9 का, चैप्टर नंबर 9 का, इसमें हमने देखा था कि प्री रीडिंग स्किल में हम बच्चों से 2 सवालात पूछेंगे, जिसमें व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, टीचर ये सवाल करेगा और बच्चों से मुख्तलिफ किस्म के जो भी उनके दिए गए आंसर्स हैं वो बोर्ड पर तहरीर करेगा, और उसके बाद विच ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, ये भी सवाल उनसे पूछेगा। वो बच्चे जो भी जवाब देंगे वो बोर्ड पर तहरीर करेंगे। उसके बाद आप अपनी रीडिंग की तरफ आएंगे। बच्चों से कहें कि वो अपने हाथ में लेड पेंसिल लें, उनकी नज़र हर लाइन के ऊपर आपके बोले गए अदा करदा अल्फाज के ऊपर होने चाहिए, और लिसनिंग भी वो साथ में कर रहे हो, साथ में आपके पीछे पीछे कोरस के अंदाज में वो
रिपीट भी कर रहे हो और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स भी वो तहरीर कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पर जब हम ये लेसन रीड आउट करेंगे तो मैं आपको एज अ स्टूडेंट हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, मैं उस अंदाज से ट्रीट करूँगा। और मैं आपको माजरत के साथ अगर ट्रीट लफ्ज़ बुरा लगे तो मैं डील करूँगा इस एन अप्रोप्रिएट वर्ड, और इससे अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि हमें क्लास में कैसे पढ़ाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। आवर लाइफस्टाइल, हमारी तर्ज जिंदगी, और हमारी लाइफ जिंदगी, स्टाइल तर्ज, हमारी तर्ज जिंदगी। आर जो है वो एक प्रोनाउन है। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि हमने ग्रेड 1 में और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन हमेशा नाम को कहते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग के, और हमने नाउन की मुख्तलिफ टाइप्स भी पढ़ी थी। और ये भी हमने पढ़ा था कि नाउन को हम मुसलसल रिपीट नहीं कर सकते, तो नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। और जो आर है ये भी प्रोनाउन है। प्रोनाउन की हमने 3 टाइप्स भी पढ़ी थी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे जो आर है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद है लाइफ, इट्स अ नाउन, स्टाइल इज आल्सो अ नाउन। तो हमारी तर्ज जिंदगी ये हमारा टाइटल है इस पैराग्राफ का। नेक्स्ट हमारा है आर होम पाकिस्तान, हमारा वतन पाकिस्तान, इज अ लैंड, एक सरजमीन है, ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफतों की। आर होम, हमारा वतन, होम इज अ नाउन, कॉमन नाउन है ये। कॉमन और प्रॉपर नाउन आप पढ़ चुके हैं। कॉमन नाउन वो होते हैं जो हम ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकें, जो शेयर्ड मीनिंग रखते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज वो बॉय है, एक बॉय है, तो वो लफ्ज़ बॉय जो है वो दूसरे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो तीसरे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग शेयर्ड। इसी तरह आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके साथ आपकी गली में एक और भी स्कूल होगा, तो लफ्ज़ स्कूल भी जो है वो शेयर्ड है। तो जो भी मीनिंग शेयर्ड होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो कॉमन नाउन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आप एक शहर में रह रहे हैं, आपके शहर का नाम मुख्तलिफ हो सकता है, आपके देहात का नाम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन लफ्ज़ विलेज, लफ्ज़ सिटी ये हमारे पास कॉमन नाउन है क्योंकि ये शेयर्ड है। लेकिन अगर आप लाहौर में हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, आप रवाना में हैं, आप भिंडी भटिया में हैं, तो ये सारे के सारे जो भी नाम हैं ये शेयर्ड नहीं है, ये स्पेसिफिक नेम है। तो ये जो स्पेसिफिक नेम है इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो पाकिस्तान इज अ स्पेसिफिक नेम, और इसको हम क्या कहते हैं, इट्स अ प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हमेशा पहला लेटर हम उसका कैपिटल लिखते हैं। तो आर होम पाकिस्तान, हमारा वतन पाकिस्तान, इज है अ लैंड, सरजमीन, ऑफ डिफरेंट कल्चर, मुख्तलिफ सकाफतों की। यहाँ पे लफ्ज़ कल्चर इस्तेमाल हुआ है। कल्चर बच्चों आपके रहने, आपके खाने पीने, आपके मलबूसात, आपकी जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस इलाके में आप रह रहे होते हैं उसके लिए मुताबिकत से आपने लिबास पहनना होता है, आपने खाना खाना होता है, आपने अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात तय करने होते हैं। मिसाल के तौर पे आप पंजाब में रहते हैं तो आप तहमद बांध सकते हैं, क्योंकि तहमद हमारा सकाफती लिबास है। हमारे यहाँ के लोग, यहाँ पे चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो सर पे पगड़ियाँ बांधते थे, बल्कि अभी भी बांधते हैं, ताकि वो उस पगड़ी के ज़रिए से सूरज की हिद्दत और तपश से बच सकें और खेतों में काम कर सकें। तो ये हमारे कल्चरल हमारा लिबास है। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान में चले जाएं तो वहाँ पर आपने देखा होगा, जब
KPK کے اندر کہ وہاں پہ ان کے لباس جو ہیں وہ بڑے کھلے ڈلے قسم کے ہوتے ہیں, ان کی شلواریں جو ہیں وہ 8-8 10-10 میٹرز کی ہوتی ہیں, اور اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ فنکشنل اپروچ ہے کہ وہ لباس کیوں اس طرح کا پہنتے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے اندر بہت زیادہ گوشت کھایا جاتا ہے بنسبت پنجاب کے, جہاں پر بہت زیادہ سبزیاں یا دالیں پسند کی جاتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری ہماری جغرافیائی حدود کی وجہ سے ہمارے کلچرز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, ہماری ثقافت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو آر ہوم پاکستان از اے لینڈ آف ڈفرینٹ کلچرز. چونکہ جملہ ختم ہو چکا ہے تو اس کے آخر میں ہم فل اسٹاپ لگائیں گے. یہ بات یاد رکھیے, جب بھی آپ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں تو اس کے آخر میں آپ فل اسٹاپ لگاتے ہیں. نیکسٹ ہے فرام خیبر ٹو مہران, خیبر سے مہران تک. وی آل لیو, ہم تمام رہتے ہیں, ہیپیلی, خوشی کے ساتھ, ود ون اینڈر, ایک دوسرے کے ساتھ. خیبر ایک درہ ہے KPK کے اندر, مہران سندھ کا پرانا نام ہے. تو اس جملے کے اندر اب KPK سے لے کے خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک کے علاقے کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ خیبر سے لے کے مہران تک وی آل لیو, ہم تمام رہتے ہیں, ہیپیلی ود ون اینڈر, ایک دوسرے کے ساتھ, خوشی کے ساتھ. تو با محاورہ جب ہم جملہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ خیبر سے مہران تک ہم سب خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. یہاں پر لیو لفظ جو ہے وہ ایکشن ورڈ ہے. ایکشن ورڈ ورب کو کہتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ ورب کے بغیر جملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے تمام ایکشن ورڈز کو انڈر لائن کرنا ہے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اور ہر ایکشن ورڈ کی فارمز ہوتی ہیں, بیسیکلی تو 3 ہیں, لیکن آپ یاد رکھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ فرسٹ فارم, سیکنڈ, تھرڈ. جیسے یہاں پہ لیو ہے, لیو کی سیکنڈ فارم لیو, تھرڈ فارم لیو, فورتھ فارم, میجر 3 فارمز ہی ہیں جیسے لیو, لیو, لیو. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کی ایک اور فارم بھی ہے, ING والی فارم. اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس کو آپ فورتھ فارم آف ورب سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے گو وینٹ گون ہے, اس کے بعد ING والی فارم گوئنگ, یہ بھی ورب کے طور پہ یوز ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس مین ورب لیو ہے, اور ہیپیلی جو ہے وہ ایڈورب کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. اور ہیپیلی بیسیکلی ہیپی, خوشی سے نکلا ہے. اور ذہن میں رکھیے کہ جو ورب کو جو لفظ بھی ڈیفائن کرے, جو بھی ورب کی کوالٹی کو بیان کرے یا اس کے میننگ میں اضافہ کرے, اسے ایڈورب کہتے ہیں. اب یہاں پہ لیو کی میننگ میں اگر کوئی لفظ اضافہ کر رہا ہے تو وہ ہیپیلی ہے. زیادہ تر الفاظ کے آخر میں جو ایڈورب ہوتے ہیں ان کے آخر میں ly آتا ہے, زیادہ تر الفاظ کے. یہ ایک شارٹ سی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, باقی اور بے تحاشا بھی ایڈوربز ہیں, لیکن زیادہ تر کے آخر میں ly آتا ہے. with one another, ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہاں پر ایک لفظ with یوز ہوا ہے. with بیسیکلی از اے پریپوزیشن, اور پریپوزیشن ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ناؤن کے درمیان میں ریلیشن پیدا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے پریپوزیشن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ وی آر سٹنگ ان دا کلاس روم, یہاں پہ وی اور کلاس روم یہ ایک ناؤن یا پروناؤن ہے. ان دونوں کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ لفظ ان کے ذریعے سے شو کیا جا رہا ہے. تو جو بھی لفظ ریلیشن شپ کو شو کرے اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں. یہاں پہ اس جملے میں آپ دیکھیں گے کہ وی اور ون اینڈر, ان دونوں کے درمیان میں جو ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا ہے وہ ود کے ذریعے سے ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, یہ ہمارے پاس ود پریپوزیشن ہو گئی. تو فرام خیبر ٹو مہران وی آل لیو ہیپیلی ود ون اینڈر, ہم سب خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. A number of festivals and events, کئی تہوار اور تقریبات
आर सेलिब्रेटेड, मनाई जाती हैं थ्रू आउट द ईयर, सारा साल या साल भर। यहाँ पर अ नंबर ऑफ लफ्ज़ जो फ्रेज यूज हुई है ये बेतहाशा ये कई के लिए यूज हुई है। और फेस्टिवल्स और इवेंट्स जो हैं ये बेसिकली त्यौहार और तकरीबात को कहते हैं। जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि हम मुसलमान ईद उल अधा मनाते हैं, ईद उल फितर मनाते हैं, या बाकी जो अक़वाम है वो भी अपनी अपनी मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल्स मनाते हैं। हमारे गांव देहातों के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, चाहे वो उर्स की शक्ल में हो, चाहे वो मेले की शक्ल में हो, या चाहे वो जैसे बसंत मनाई जाती थी, ये भी एक फेस्टिवल इवेंट था। तो आप ज़रूर ऐसे फेस्टिवल्स या इवेंट्स उनको अंडरलाइन करें, उनको लिखें, उनकी बल्कि लिस्ट तहरीर करें जो आपके एरिया के अंदर मनाए जाते हैं। आर सेलिब्रेटेड यहाँ पे देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सेलिब्रेटेड, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो आईएनजी वाली सेलिब्रेटिंग। तो ये यहाँ पे यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद अगर हमने वर्ब की कोई भी फॉर्म लगानी है तो वो सिर्फ थर्ड लगानी है। हैज, हैव, हैड के बाद भी या विल बी, शैल बी के बाद भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे एक लफ्ज दा लगा है। दा बेसिकली आर्टिकल को कहते हैं। आ, एन और दा या दी जो है ये आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल चीज़ों को कॉमन करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सपोज अ बॉय और द बॉय में फ़र्क क्या है कि अ बॉय कोई सा लड़का, द बॉय स्पेसिफिक खास लड़के को कहते हैं। और भी इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो जुमला है, वी ऑलवेज, हम हमेशा, टेक केयर, ख्याल रखते हैं, ऑफ आवर गेस्ट्स, अपने मेहमानों का। वी यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, और यहाँ पर एक लफ्ज ऑलवेज यूज हुआ है। ऑलवेज ज़रा आप एक लम्हे के लिए सोचें कि ऑलवेज किसे कहते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ऑलवेज क्या है। जी, जैसा कि यहाँ पे देखें, हम ऑलवेज क्या करते हैं, हम टेक केयर करते हैं। मीन यहाँ पे ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए ऑलवेज लफ्ज जो है वो हमारे पास क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया। क्योंकि हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वो लफ्ज जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे उसको एडवर्ब कहते हैं। तो ऑलवेज इज एन एडवर्ब। यहाँ पर आर गेस्ट, वी जो है वो प्रोनाउन है, और आर जो है उसका ऑब्जेक्टिव पोजेसिव फॉर्म है, और गेस्ट मेहमानों को कहते हैं। तो हम हमेशा अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। वी कुक, हम पकाते हैं। मैनी डिलीशियस डिशेस, कई मज़ेदार पकवान। यहाँ ये लफ्ज़ डिलीशियस नहीं है, डिलीशियस है। वी कुक मैनी डिलीशियस डिशेस एंड सर्व, और पेश करते हैं, आर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मैनी, और मैनी और मोर, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल आप। मैनी बेसिकली एक डिटर्मिनर है, प्रोनाउन भी हो सकता है या इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ये इसके इस्तेमाल के ऊपर है। और बुनियादी तौर पे मैनी लफ्ज़ प्लूरल नाउन से पहले डिटर्मिनर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर है कि मैनी डिलीशियस डिशेस, कि कई हम मज़ेदार पकवान पकाते हैं। तो यहाँ पे मैनी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है,
اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ I have many books یا I haven't many options left. یہ جتنے بھی یہاں پہ استعمال ہوئے یہ many بطور ڈٹرمنر یوز ہوا ہے، اور اس کو ہم پروناؤن کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا ایڈجیکٹیو کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ہم اس پہ مزید ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن صرف ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ پلورل ناؤن سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انکاؤنٹیبل ناؤن ہو اور اس کی آپ نے کوانٹٹی بتانی ہو کہ وہ زیادہ ہے، جیسے کہ پانی، زیادہ پانی، وہاں پہ مینی واٹر نہیں کریں گے بلکہ وہاں پہ آپ مچ واٹر کہیں گے. تو ہمارے پاس یہاں پہ چونکہ ڈشز ہیں، اب یہاں پہ لفظ ڈشز کا جو استعمال ہوا ہے، یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ناؤن ہے ڈش، لیکن اس کو ہم نے پلورل بنانے کے لیے ہم نے اس کے آخر میں ای ایس لگایا، ایس نہیں لگایا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ناؤن دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ریگولر ناؤن ہوتے ہیں اور کچھ ارریگولر ناؤن ہوتے ہیں. ریگولر ناؤن وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں ہم ایس یا ای ایس لگاتے ہیں پلورل بنانے کے لیے، لیکن کچھ ناؤن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پلورل بنانے کے لیے ہم جسٹ اسپیلنگ کی تبدیلی کرتے ہیں اور اس میں ہم ایس اور ای ایس نہیں لگاتے. اور کن الفاظ کے آخر میں یا کن ناؤن کے آخر میں ہم ای ایس لگاتے ہیں، وہ بہت سمپل سا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں ایس ہو، ایس ایچ ہو، سی ہو، سی ایچ ہو، تو وہاں اس کے آخر میں ہم بالعموم ای ایس لگاتے ہیں. تو یہ اس لفظ کے آخر میں ایس ایچ ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ کیا لگا رہے ہیں، اس کو پلورل کرنے کے لیے ای ایس لگا رہے ہیں. اور اینڈ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اینڈ بیسیکلی یہاں پہ دوسرے کلوز کو کنیکٹ کر رہا ہے پریویس کلوز کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوڑ رہا ہے، اور اگر دو جملوں کو، دو کلوزز کو کوئی بھی لفظ جوڑے گا اس کو کنجنکشن کہیں گے، ملانے والا. تو یہاں پر وی کوک مینی ڈیلیشس فوڈ، ڈیلیشس ڈشز، ہم کئی مزیدار پکوان بناتے ہیں اور اپنے رشتے اینڈ سرو آر ریلیٹیو، اور اپنے رشتے داروں کو پیش کرتے ہیں. وی ویئر، ہم پہنتے ہیں، کلرفل ڈریسز، رنگ برنگے لباس یا رنگ برنگے کپڑے. یہاں پہ جو مین ورب ہے وہ ویئر ہے، اور کلرفل ڈریسز، یہاں پہ جو ڈریس لفظ استعمال ہوا ہے وہ ناؤن ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس ایک نیا کانسیپٹ ہے، وہ ہے کلرفل. کلرفل لفظ جو ہے یہ بیسیکلی ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹیو جسے کہتے ہیں کوالٹی آف ناؤن کو کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس بک ہے، تو بک جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، لیکن اگر آپ اس کی کوئی کوالٹی بتائیں گے، مثال کے طور پہ تھک بک، تھن بک، نیو بک، اولڈ بک، یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ سارے کے سارے کس کی کوالٹی ہیں؟ یہ ڈریس کی کوالٹی ہے. تو جو لفظ ڈریس کی کوالٹی ہوں گے، یا یہ جو یہاں پہ کلرفل ہے تو یہ کلرفل ڈریس کی کوالٹی ہے، یا نیو ڈریس بھی کیا جا سکتا ہے، اولڈ ڈریس بھی کر سکتے ہیں، یا اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور اس طرح کا لفظ ہو جو اس ناؤن کی کوالٹی کو بیان کر رہا ہوگا تو اس کو ایڈجیکٹیو کہیں گے. تو وی ویئر کلرفل ڈریسز، ہم رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں. لوکل گیمز اینڈ ادر ایونٹس، مقامی کھیل اینڈ ادر ایونٹس اور دیگر تقریبات آر ارینجڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان وچ، جس میں the young and the old، جوان اور بوڑھے، take active part، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، to spend memorable time، یادگار وقت گزارنے کے لیے. اب یہاں پر ہم اس سینٹینس کو مختلف چنکس میں توڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لوکل گیمز، مقامی کھیل، یہاں پر لفظ لوکل جو ہے وہ گیم کی کوالٹی کو بیان کر رہا ہے، گیم از اے ناؤن. تو یہاں پر جو لوکل ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایڈجیکٹیو ہو جائے گا. اینڈ ادر ایونٹس، اور دوسرے کئی دیگر تقریبات، آر ارینجڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے. ارینج جو ہے وہ ورب ہے. ان وچ، جس میں، دا ینگ اینڈ دی اولڈ،
जवान और बूढ़े, आपने यहाँ पर मेरे बोलने में एक फ़र्क महसूस किया होगा, मैंने द यंग बोला है एंड दी ओल्ड बोला है। तो इसको समझने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी किसी कॉन्सोनेंट से पहले टी एच ई लिखा जाएगा तो वहाँ पे आप लफ्ज़ द पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी वाउल साउंड से पहले टी एच ई लिखा होगा तो आप लफ्ज़ को दी पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे द यंग का मतलब ये भी है कि दुनिया के तमाम जवान लोग, यंग तो वैसे जवान को कहते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा जवानों की बात करना चाहते हैं, दुनिया के तमाम जवानों की बात करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, द यंग कर देंगे। इसी तरह जब हम ओल्ड की बात करते हैं, बूढ़े की बात करते हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के तमाम बूढ़ों को शो करना चाहते हैं, उनकी बात रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए लफ्ज़ टी एच ई आर्टिकल लगा देंगे, क्योंकि दी ओल्ड जो है वो दुनिया के तमाम बुजुर्गों की बात करेगा या शो करेगा। इसी तरह लेट्स सपोज हम बात करते हैं आ पुअर, एक गरीब आदमी की, लेकिन अगर हम दुनिया के तमाम गरीब लोगों की बात करना चाहते हैं तो हम उस पुअर से पहले दा लगा देंगे, द पुअर। इसी तरह अगर दुनिया हम अमीर की बात करते हैं तो आर रिच, लेकिन अब दुनिया के तमाम अमीर लोगों की बात करना चाहते हैं तो हम उस रिच से पहले दा लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव जो है वो दुनिया के तमाम अमीर या गरीब या बूढ़े या जवान लोगों के हवाले से उनकी रिप्रेजेंटेशन करेगा। टेक एक्टिव पार्ट, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, टू स्पेंड मेमोरेबल टाइम, यादगार वक्त। तो अब हम इस पूरे जुमले को बामुहावरा पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में कि मुकामी खेल और दीगर तकरीबात का एहतमाम किया जाता है जिनमें जवान और बूढ़े यादगार वक्त गुजारने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कल्चर, सकाफत, इज द वे, रास्ता है, तौर तरीका है, वी लिव, रहने का, फूड वी ईट, खाने पीने का, ड्रेसेस वी वियर, लिबास का, एटसेट्रा। अब यहां पर इस पूरे जुमले को जब हम बामुहावरा पढ़ेंगे तो वो कुछ यूं होगा कि सकाफत हमारे रहने के तरीके, खाने पीने, लिबास और दीगर रसूमात का नाम है। नेक्स्ट है द रिलीजन, हमारा मजहब, वी फॉलो, जिसकी हम पैरवी करते हैं, रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करता है, आर मैनर्स, हमारे इखलाकी एंड रूटीन और रोजमर्रा के मामूलात की। अब यहां पे देखें, रिलीजन से पहले लफ्ज दा लिखा है और ये रिलीजन जो को रिप्रेजेंट कर रहा है हम तमाम, क्योंकि यहाँ पर 95% से भी ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, तो इसलिए ये हमारे मज़हब को जाहिर कर रहा है। द रिलीजन वी फॉलो, जो हम जिसकी पैरवी करते हैं, रिफ्लेक्ट्स की अक्कासी करता है। ये रिफ्लेक्ट जो है मेन वर्ब है। और एक बात बता दूं, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट मीन डूअर ऑफ एक्शन। या सेंटेंस, आप जानते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो एक सेंटेंस में दी जाती है, और वो इंफॉर्मेशन जिसकी तरफ इशारा करती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो जुमला है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये सब्जेक्ट को जाहिर कर रहा है। उसका ये जो मेन एक्शन वर्ब है रिफ्लेक्ट, और इसकी चूंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो रिलीजन जो है वो सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाएंगे। तो हमारा मज़हब हमारे खिलाफ और रोज़मर्रा के मामूलात को जाहिर करता है। इन पाकिस्तानी कल्चर, यहाँ पर देखें, पाकिस्तानी से पहला जो लेटर है पाकिस्तानी का उसको हमने कैपिटल किया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हमने इस पाकिस्तानी को इसकी पहले लेटर को कैपिटल किया है। इन पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफत में
वी हेल्प द नीडी, हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ताकि उनके मसाइल हल करने में। यहाँ पर लफ्ज़ THEIR देयर लिखा गया है। देयर दो किस्म के होते हैं, THEIR और THERE देयर। यहाँ पे जो THEIR देयर है ये बेसिकली प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन THERE जो देयर है, ये जो THERE है बेसिकली, तो देयर और देयर ये दोनों होमोफोन है। होमोफोन मीन्स जिनकी स्पेलिंग तो मुख्तलिफ हों लेकिन साउंड एक जैसी हो और मीनिंग मुख्तलिफ हो, उनको हम होमोफोन कहते हैं। तो THEIR देयर ये बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन है और ये दे देम देयर को ज़ाहिर करता है, जबकि THERE देयर ज़्यादातर इसको एडवर्ब के तौर पे लिखा या पढ़ा जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये भी प्रोनाउन है। और ये बेसिकली वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने इशारा करना हो, पॉइंट आउट करना हो। मिसाल के तौर पे मेरे घर के सामने एक बाग है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम, या पिंजरे में शेर है, हम पिंजरे की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, तो यहाँ पे देयर इज़ अ लायन इन द केज, तो इस अंदाज से हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इन पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफत में वी हेल्प द नीडी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, हम ज़रूरतमंदों के मसाइल हल करने में मदद करते हैं। ये बा मुहावरा तर्जुमा है। और यहाँ पे देखिए हमने जो वर्ब मेन यूज़ किया है वो हेल्प यूज़ किया है, और हेल्प वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्प हेल्प है। ये ज़हन में रखिएगा, हेल्प के बाद ईडी लगाएंगे तो वह हेल्प्ड नहीं होगा, डा की साउंड नहीं देगा, वो टा की साउंड देगा, हल्के से टा की साउंड, हेल्प। और आगे दा नीडी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर दुनिया के जितने ज़रूरतमंद हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नीडी से पहले दा लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा जो जुमला है, सेंटेंस है, वो है आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, शो रिस्पेक्ट, एहतराम का शो मीन दिखाते हैं, रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं, टू एल्डर्स बड़ों की, एंड दे और वो बदले में, इन रिटर्न और वो बदले में, लव चिल्ड्रन बच्चों से प्यार करते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ चिल्ड्रन यूज हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइल्ड एक बच्चे को कहते हैं, लेकिन चाइल्ड की जो प्लूरल है वो चाइल्ड्स नहीं है, वो चिल्ड्रन है। हमारे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि वो चाइल्ड की जमा चिल्ड्रंस कर देते हैं। चिल्ड्रन बेसिकली प्लूरल नाउन है, तो जब हम बच्चों की बात करेंगे तो ये लफ्ज़ प्लूरल है, बुनियादी तौर पे चिल्ड्रन ही रहेगा, इसके साथ एस या ES नहीं लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर एक लफ्ज़ है एल्डर, एल्डर हमेशा बुजुर्गों की बात करते हैं, और एक लफ्ज़ है ओल्डर, ओल्डर जो है वो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री को ओल्डर कहते हैं, लेकिन जो एल्डर है इसकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, और ये दुनिया के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ यहाँ पे भी एक शो और लव, ये दोनों मेन वर्ब हैं। अब हम इनका बा मुहावरा जुमला पढ़ते हैं कि आवर चिल्ड्रन शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड दे इन रिटर्न लव चिल्ड्रन, हमारे बच्चे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं और बुजुर्ग बदले में उनसे प्यार करते हैं। अ सीनियर सिटीजन, एक बुजुर्ग शहरी, इन अ विलेज, चाहे गांव में हो, आर अ सिटी या शहर में हो, इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, तमाम से उनकी इज्जत की जाती है। क्योंकि ये पैसिवाइज में जुमला है, बच्चों को डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उनको बता दें कि गांव हो या शहर, हर जगह बुजुर्गों का एहतराम
کیا جاتا ہے. وی لیو ہم رہتے ہیں ایز اے فیملی خاندان کے طور پہ ود آر پیرنٹس اپنے والدین کے ساتھ اینڈ گرینڈ پیرنٹس اور دادا دادی کے ساتھ. وی لیو ایز اے فیملی ہم ایک خاندان کے طور پر رہتے ہیں, خاندان کی طرح رہتے ہیں ود آر پیرنٹس اپنے والدین کے ساتھ اینڈ گرینڈ پیرنٹس اور دادا دادی کے ساتھ. یہاں پہ ایک لفظ فیملی یوز ہوا ہے. فیملی از اے کلیکٹیو ناؤن. کلیکٹیو ناؤن کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسے لفظ کو جو ہو تو ایک لیکن وہ ریپرزینٹ زیادہ کو کر رہا ہو. فیملی کے اندر تمام ممبرز آف دا فیملی آ جاتے ہیں, بچے, بوڑھے, بزرگ, دادا دادی, چاچا چاچی, جتنے بھی لوگ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں ان کو فیملی کہتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے. پیرنٹس میں تو ماں باپ آتے ہیں لیکن گرینڈ پیرنٹس بھی دو قسم کے ہیں. دادا دادی کے لیے بھی گرینڈ پیرنٹ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور نانا نانی کے لیے بھی گرینڈ پیرنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے اگر شو کرنا ہو کہ دادا دادی کو تو آپ پیٹرنل گرینڈ پیرنٹس کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے نانا نانی کو شو کرنا ہو تو میٹرنل گرینڈ پیرنٹس کہتے ہیں. لیکن اگر یہ سنگل ہوگا گرینڈ پیرنٹ لفظ آئے گا تو یہ آپ اس کے آخر میں اس کو میننگ اس کے دادا دادی کے طور پہ ہی لیں گے. تو یہاں پہ وی لیو ایز اے فیملی ہم ود آر پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس ہم اپنے والدین اور دادا دادی کے ساتھ خاندان کی طرح رہتے ہیں. وی آر پراؤڈ ہمیں فخر ہے, ہمیں ناز ہے آف آر کلچر اپنی ثقافت پر. وی آر پراؤڈ آف آر کلچر ہمیں اپنی ثقافت پر ناز ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لیسن کے آغاز میں آر کلچر آر پرائڈ میں لفظ ہم نے پڑھا تھا, ہماری ثقافت ہمارا فخر, اور یہاں پر وی آر پراؤڈ آف آر کلچر ہمیں اپنی ثقافت پر ناز ہے. یہاں پر ہم نے پرائڈ کی جگہ پہ پراؤڈ لفظ پڑھا ہے. تو بیسیکلی دونوں کے معنی تو ایک ہیں لیکن دونوں کا استعمال یکسر مختلف ہے. پرائڈ ہمیشہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جبکہ پراؤڈ جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹیو کے طور پہ یوز ہوتا ہے. اور آپ کو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ناؤن نام کو ظاہر کرتا ہے, اسی طرح جو ایڈجیکٹیو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کوالٹی کو. تو یہاں پر وی آر پراؤڈ ہمیں فخر ہے, ہمیں ناز ہے آف آر کلچر اپنی ثقافت پر. تو ریسپیکٹڈ ٹیچرز, یہ ہمارا ریڈنگ کانسیپٹ تھا جو ہم نے ڈیلیور کیا. اس میں ہم نے ون بائی ون نہ صرف الفاظ کے معنی کو دیکھا بلکہ ہم نے ان کی ٹرانسلیشن کی, با محاورہ ترجمہ بھی کیا, اور ہم نے کوشش کی کہ اس میں جو بیسک ایلیمنٹس آف گرامر ہیں ان کو بھی ون بائی ون ڈسکس کریں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ تمام کانسیپٹ ایک ہی دفعہ آپ نے بچوں کو نہیں بتانے, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب 2 یا 3 لائنز آپ نے ایک دن میں پڑھانی ہے تو 2 یا 3 کانسیپٹس بے شک بچوں کو پہلے سے آتے بھی ہوں, آپ نے رپیٹ کر دینا ہے. آپ نے یو ہیو ٹو ہیمر ایچ اینڈ ایوری کانسیپٹ فار اے نمبر آف ٹائم. اس انداز سے بچوں کو چیزیں نہ صرف یاد ہو جائیں گی بلکہ ان کو ازبر بھی ہو جائیں گی اور ان کو ان کا استعمال بھی آ جائے گا. دوسرے نمبر پہ میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ لیسن کے اوپر وقت سرو کریں, 2-3 لائنز پڑھائیں, ان کے میننگز بورڈ پہ لکھوائیں, ان سے ریلیٹڈ کوسچنس وائل ریڈنگ اور پوسٹ ریڈنگ کے حوالے سے کوسچنس بھی کریں تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ آیا بچوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے یا نہیں. امید ہے آپ کو اس لیسن میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. آپ تمام احباب کا سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو.